नमस्कार छात्रों, अतीत में दबे पाँव भाग 2 लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, अतीत में दबे पाँव पाठ का भाग 1 हम पूर्ण कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये पाठ पूर्ण रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता पर आधारित है। ओम थानवी जी ने यहाँ की यात्रा की थी। यात्रा वृत्तांत और संस्मरण का मिला जुला रूप है। ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण भी है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि हम भाग 3 अंतिम भाग में प्रश्नोत्तर देखेंगे, तभी मैं आपको समझाऊंगी। साथ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इस सभ्यता की खोज हुई थी। 2 महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसी नाम से कहा जाता है। इन 2 शहरों की खोज जब की गई थी, जब इन 2 शहरों का पता चला था, तो वास्तव में क्या कुछ और पता चला था जो आज की सभ्यता हमारे देश में जो मेट्रो सिटीज़ है, महानगर हैं, उन्होंने क्या कुछ इस सभ्यता से लिया था और अभी भी उस सभ्यता से सीख रहे हैं, वो सब हम पाठ के माध्यम से देखेंगे। पेज नंबर 37 तक हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 38 आज पढ़ना है। लेखक आगे कह रहे हैं, देखना अपनी आँखों से देखता है, बाकी सब कुछ आँख झपकता है। लेखक कह रहे हैं, जब मैंने वहाँ की यात्रा की तो वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पलकें झपका रहा हूँ तो क्या कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। जैसी यात्रा आपके पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि वास्तव में ये सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है, परंतु मैं जाता हूँ तो मुझे आज भी वैसे ही महसूस होती है। आज भी मैं यहाँ पर वही भोजन बनाने की खुशबू, वही बैलगाड़ी की आवाज़, सब कुछ महसूस करता हूँ। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे कि फीके रंग और रंगने की कोशिश करते हुए इसका इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों में हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप के मिजाज जुदा हैं। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों में रंग उड़े हुए हों। लेखक कह रहे हैं कि मैंने महसूस किया कि वास्तव में यहाँ का मौसम भी कैसा है। जो सिंधु प्रदेश है, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि वो वर्तमान पाकिस्तान में ये सभ्यता अभी है, और उस सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में ओम थानवी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किस तरह से मैंने महसूस किया यहाँ की यात्रा करते समय, मुझे राजस्थान की झलक यहाँ पर लगी। मौसम यहाँ का ठंडा गर्म दोनों ही है, और अगर आप कैमरे से फ़ोटो खींचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई रंग उड़ा रहा है। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निगाहों को दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उसकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से का एक सिरे में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। पुरातत्व विज्ञान मीन्स जो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में शोध करते हैं, खोजते हैं कि वास्तव में उसका इतिहास क्या रहा है। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित हैं, चाहे वो राजसत्ता हो चाहे धर्मसत्ता हो। अब यहाँ पर राजसत्ता और धर्मसत्ता की बात की गई है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगी। बाकी शहर गढ़ के कुछ दूर बसे हुए हैं। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिया है? अब लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में ये पूरा जो एक सभ्यता यहाँ पर उभर के आई है, मुझे महसूस होता है कि यहाँ से आज जो हमारे देश में जितने भी निर्माण हो रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और वास्तव में लेखक ये भी बात करते हैं कि 2500 ईसा पूर्व जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो कहीं ज़्यादा विकसित और सभ्य थी, शिक्षित थी। और आज की सभ्यता, अगर आज सिंधु सभ्यता जीवित होती, आज ये सजीव होती, तो शायद हमारा देश बहुत आगे होता।
विकासशील देशों में नहीं होता, एक विकसित देश की तरह उभरता। सभी अहम और अब दुनिया भर की प्रसिद्ध इमारतों का खंडर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। लेखक अपनी यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जो सारे महत्वपूर्ण इनके जो सिंधु घाटी के लोग रहते थे उनके अंदर बहुत समझदारी थी। इसलिए जो उन्होंने क्या किए थे, जितने भी साक्ष्य मिले हैं उससे ये पता चलता है कि पश्चिम में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण इमारतें बनाई थी। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार था। लेखक कह रहे हैं कि इसमें प्रशासनिक जो इमारत हैं, ऑफिशियल जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो सभा भवन हो, चाहे ज्ञानशाला हो या कोठार हो, सब पश्चिम में। यहाँ अनुष्ठान के लिए महाकुंड है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। लेखक कह रहे हैं कि अनुष्ठान मीन्स जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे उसके लिए एक महाकुंड अर्थात जिसमें स्नान कर सकते हैं, उसकी जो वास्तुकला है, उसको बनाने की जो शैली है वो अकेला ही काफ़ी है जो सिंधु सभ्यता को इतनी विकसित सभ्यता का प्रमाण देती है। असल में यहाँ एक निर्माण है जो अपने मूल रूप से ही नज़दीक बचा है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते और न बरामद चीज़ों को जोड़कर उसका उपयोग का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है। अब नगर नियोजन मीन्स किसी शहर को सिस्टमैटिक ढंग से बनाने में मोहनजोदड़ो की एक अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे के नीचे से की तरफ से देखकर सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले ही खंडर में बदल चुकी हों, मगर शहर की सड़कों और गलियों का विस्तार स्पष्ट करता है कि ये खंडर काफ़ी है। यहाँ कमोवेश सारी सड़कें सीधी हैं, यहाँ फिर आड़ी है या वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान करते हैं। ग्रिड प्लान मीन्स सेक्टर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप बेचल में जाएंगे वहाँ पर सेक्टर सिस्टम है, चंडीगढ़ में सेक्टर सिस्टम है, नोएडा में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेक्टर सिस्टम मिलेंगे। वही सेक्टर सिस्टम जिसे विद्वान ग्रिड प्लान कहते हैं, ग्रिड प्लान के तहत बनाए गए शहर, वही मोहनजोदड़ो शहर का भी बनाया गया था। तो सोचो 2500 ईसा पूर्व यहाँ पर ग्रिड प्लान की जो पद्धति है जिसे आज विद्वान ग्रिड प्लान कहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी सेक्टर सिस्टम था। तो सोचो वो कितनी सभ्यता रही होगी। आज के समय में अगर वो सभ्यता जीवित होती तो हम कहाँ होते, कितने विकसित हम लोग होते। कह रहे हैं आज सेक्टर मार्का कॉलोनिया में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में आप शहरों का नियोजन देखो तो उसमें हमें वो वास्तविकता नज़र नहीं आती है। लेखक आगे कह रहे हैं कि ब्रासीलिया और या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं। इस्लामाबाद जो शहर है वो भी जैसे चंडीगढ़ या नोएडा या फिर एक छोटा सा रूप बेचल में हम देखते हैं, तो वैसे ही क्या इस्लामाबाद भी ग्रिड शैली से बनाया गया है जो आधुनिक नगर नियोजन को के प्रतिमान ठहराते हैं। लेकिन उनकी बसावट शहर को खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती हैं, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। मोहनजोदड़ो में साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिरी कितनी भूमिका थी। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने ऊंच वर्ग की बस्ती है। इसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ से नज़र दौड़ते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो का खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों में जमघट है। लेखक कह रहे हैं अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की यात्रा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ है, क्या वास्तुकला, चाहे शहरों का निर्माण कैसा गया था। और अगर दक्षिण की तरफ आप अपनी गर्दन घुमाएंगे तो पूरा आपको मोहनजोदड़ो शहर ही दिखेगा। आगे लेखक कहते हैं कि कहा जा सकता है कि इतना इतर वर्ग की संपन्न समाज वर्ग भी होंगे। लेखक कह रहे हैं मैं कहता हूँ कि यहाँ संपन्न समाज वर्ग भी रहता होगा,
लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहते होंगे, 5000 साल टिक सके। उनकी बस्तियां और दूरी रही होगी, यह भी 100 साल की। अब तक इलाके में 1/3 हिस्सों में खुदाई दिखाई देगी, अब भी बंद हो चुकी होगी। लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगता है जो निम्न वर्ग है, अर्थात निम्न जाति के जो लोग हैं, जो वैश्य और शूद्र होंगे, उनके ऐसे पक्के मकान नहीं रहे होंगे। शायद ही वो इस सभ्यता से, इस बस्ती से दूर कहीं उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया होगा। अब आगे लेखक यात्रा में कह रहे हैं, हम पहले स्तूपों के टीले, महाकुंड विहार दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायस है या संयोग है, धरोहर के प्रबंधकों में उस गली का नाम दैव मार्ग रखा है। माना जाता है कि किसी सभ्यता के सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट। कुंड में उत्तर और दक्षिण सीढ़ियाँ उतरती हैं। इसके 3 तरफ से साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2, 5 में 8 स्नानागार हैं। इसमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का भी एक नमूना है। लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं इस सभ्यता मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसे शहरों की बात करूं, तो मुझे जो इम्पोर्टेंट साक्ष्य जो मिले हैं वहाँ पर नगर नियोजन और विशाल स्नानागार मीन्स ये अनुष्ठान जो महाकुंड है वो देखने को मिलता है। लेखक इस चीज़ से हैं कि महाकुंड की वास्तुकला बहुत अच्छी है, कैसी सीढ़ियाँ जो चढ़ती हैं, उत्तर और दक्षिण की तरह दरवाजे नहीं खुलते, फिर साधुओं के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। परंतु लेखक एक बात और सोचते हैं कि सिंधु नदी इतनी नज़दीक थी तो यहाँ पर विशाल जो स्नानागार या अनुष्ठान जो कुंड है ये क्यों स्थापित किया गया था। तो लेखक कह रहे हैं कि जो कुंड को बनाने की जो कला है वो सिद्ध वास्तुकला का एक नमूना है। अब लेखक कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि नीचे से ही सिंधु नदी का जो जल आता होगा वो इस महाकुंड में आता होगा, और जब भी जो धार्मिक अनुष्ठान जो होते होंगे वो इसी कुंड में होते होंगे। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आ जाए, इसके लिए कुंड के तल की दीवारों को ईंटों से खड़ी की गई है, जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग किया गया है। कुंड के पानी की बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है और दोहरे घेरे में वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। कुंड में से पानी के बाहर बहने के लिए नालियां हैं। इसकी खासियत है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई हैं और ईंटें क्या हैं, ढकी हुई हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसा प्रबंध, इतना अच्छा प्रबंध किया गया है कि कुंड का पानी जो है, गंदा पानी जाए तो वो नालियाँ बनाई गई हैं, नालियों से वो पानी जाता है, और वहाँ से बाहर से जो पानी है, अशुद्ध जल है, वो अंदर ना आ सके उसके लिए भी प्रबंध है। और नालियाँ क्या हैं, ढकी हुई हैं, अर्थात नालियाँ जो अशुद्ध जल के लिए हैं वो पूरी पक्की ईंटों से ढक रखी हैं। ये नालियों का जो चित्र है, ये नालियों का चित्र दिखा रहे हैं लेखक ने। पक्की और आकार में क्या है, समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु सभ्यता की विशिष्ट पहचान है और मानी गई हैं। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातत्व विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कभी नहीं मिला। लेखक कह रहे हैं कि मैंने इतिहास भी पढ़ा है और मैंने कभी भी ऐसे पानी की निकासी, अर्थात पानी को जो छोड़ा जाना है, जो क्या है अशुद्ध जल है, उसको छोड़े जाने की इतनी व्यवस्थित और अच्छे ढंग की तैयारी मैंने कभी नहीं देखी। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज
शायद यहाँ जमा होता था। कोठार मीन्स जो स्टोर हम कह सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि पहले विशाल कुंड वहाँ पर है, उसके बाद अब मैंने देखा कि एक स्टोर जो कोठार है वहाँ पर शायद जब कोई कर मीन्स जो कोई क्या टैक्स दे रहा है और टैक्स में वो अनाज देता था, तो वो अनाज वहाँ पर क्या है रख दिया जाता था। इसके निर्माण में खासकर चौकियाँ और हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया गया है कि यहाँ 9 चौकियाँ की 3 कतारें हैं और उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ी का जिसका प्रयोग के साक्ष्य मिले। लेखक कह रहे हैं कि मुझे बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने भी ये प्रमाण किया है। अर्थात उस समय जो है अनाज को ढोने के लिए, काम करने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये भी लेखक ने स्पष्ट किया है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, जो लिखा है ढुलाई के लिए प्रयोग होता था। ठीक इसी तरह एक कोठार हड़प्पा में भी पाया गया है। लेखक ने कहा जैसा कोठार मोहनजोदड़ो में है वैसे हड़प्पा में भी पाया गया है, हड़प्पा में भी देखने को मिला है। अब यहाँ जग जाहिर है कि सिंधु सभ्यता के दौर में व्यापार नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। लेखक कह रहे हैं कि इतिहास की जब सिंधु सभ्यता की खोज हुई तो ये भी पूरे विश्व को पता चला है कि सिंधु सभ्यता में व्यापार ही नहीं, बिजनेस तो होता था, साथ में उन्नत खेती भी होती थी। वहाँ पर गेहूँ हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कपास, जौ के बीज वहाँ से प्राप्त हुए। आगे लेखक कह रहे हैं कि घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे, उनका आयात करते थे। मीन्स उसका आयात और निर्यात, उसको क्या करते थे, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। और नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया है। अभी जब इतिहास जो जितने भी इतिहासविद आते हैं उन्होंने तो इसको सिर्फ एक घटना माना है, बल्कि अब कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। लोहा शुरू नहीं हुआ था, पर पत्थर और तांबे का बहुतायत थी। अब इसे ताम्र सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि तांबे की खोज इसी सभ्यता से हुई है। पत्थर और तांबे का, लोहा का ज्ञान इन सभ्यता को नहीं था। अब आगे कह रहे हैं पत्थर सिंध में नहीं था, तांबे की खानें राजस्थान में थी। इसके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग में लाए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी का उपकरण इस्तेमाल किए गए थे। मिस्र और सुमेर अर्थात मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता में लकड़ी और चकमक का प्रयोग किया गया था, परंतु जो सिंधु सभ्यता है उसमें तांबे और पत्थर का प्रयोग किया गया था। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रवि की फसल करते थे। रवि की फसल लाइक कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, चने की उपज और पुख्ता सबूत भी खुदाई में बीज मिले हैं। वहाँ सभ्यता की तरह युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया था। विद्वानों का मानना था कि अब यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी मीन्स मंडुआ जिसे हम कहते हैं, रागी की उपज भी होती थी। लोग खजूर, खरबूजे और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे। कपास की खेती भी होती थी और बाकी क्या कह रहे हैं, और उन्हें परखा गया था। कपास के बीज तो नहीं है, पर सूती कपड़ा मिलता है। लेखक कह रहे हैं कि कपास के बीज तो नहीं मिले परंतु सूती कपड़ा मिला, और ये सूती कपड़ा जो है दुनिया के सबसे पुराने कपड़ों में से एक है। कताई बुनाई के साथ रंगाई भी यहाँ होती है, क्योंकि रंगाई जिससे होती थी वो भी वहाँ प्राप्त हुए। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना खुदाई के माधव स्वरूप वस्त्र को मिला था, और वो जिसे छाल्टी लीलन जिसे बोलते हैं और ऊन कहते हैं, यहाँ सुमेर से आयात होता था। शायद हुआ मीन्स लेखक कह रहे हैं कि यहाँ आयात मीन्स बाहर से जो चीज़ें हैं सुमेर से आई होंगी और यहाँ की वस्तुएं वहाँ जाते होंगे। प्रसंगवश मेसोपोटामिया की शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेहुला शब्द हुआ है, मेलुहा। जब अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द वहाँ पर प्रयोग हुआ है।
महाकुंड उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत की अवशेष है। इसके बीच खुला हुआ दालान है, 3 तरफ बरामदे हैं। इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे रहे होंगे। और पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी हुई हैं। उस नज़रिए से इसे कॉलेज ऑफ प्रीटस्ट माना गया है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है, इसमें क्या है 20 खंभों का। अब जो दक्षिण में एक और इमारत के 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यहाँ पर राज्य सचिवालय सभा रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दक्षिण में जो भी इनकी सारी इम्पोर्टेंट इमारतें थी सारी दक्षिण में थी। और ऑफिशियल जिसे कहते हैं, बहुत सोच समझ के सभ्यता ने जो निर्माण किया है, जो साक्ष्य जितने भी मिलते हैं उससे प्रमाण होता है कि बहुत सोची समझी और व्यवस्थित सभ्यता थी ये। और सारे जो ऑफिशियल वर्क के लिए जितने भी इमारतें बनाई गई हैं वो दक्षिण की तरफ थी। सभा भवन या कोई समुदाय केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारें लांघ कर हमने बस्तियों की तरफ बढ़े। ये गढ़ क्या है, गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों से बनी है, इसीलिए नीचा नगर कहते हैं इसे। अब लेखक कह रहे हैं कि हमने आगे जब किया तो वो गढ़ के मुकाबले जो छोटे टीले वहाँ पर दिखे गए उसका नाम नीचा नगर रहा होगा। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वो फिर ज़मीन में जा मिले और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल लिए हों। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है, हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो इसका उल्टा था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें और इमारतें सब पश्चिम में होती थी। तो छात्रों, भाग 2 में हमने देखा कि वास्तव में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहर हैं वो कितनी व्यवस्थित थी, किस तरह से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थित चीज़ें देखने को मिली। अनुष्ठान, जो कुंड की बात की उन्होंने, जिसे विशाल स्नानागार भी कहते हैं। और विशेषज्ञों को कितना पता चला कि वास्तव में सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे। और वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। और बौद्ध स्तूप यहाँ पर मिला, यहाँ पर गलियाँ मिली। किस तरह से अनुष्ठान, अगर महाकुंड की बात की जाए तो नालियाँ सुव्यवस्थित थी। ग्रिड प्लान, जो हमने ग्रिड प्लान आज हम इस्लामाबाद में देखते हैं या चंडीगढ़ में देखते हैं या फिर नोएडा में देखते हैं या फिर हमारे नियर हरिद्वार में बेचल में देखते हैं, वो सब हमने यहीं से ली है। अगर छात्रों में देखूं तो अगर आज ये सभ्यता जीवित होती तो हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो और अत्यधिक विकसित होते और शायद विश्व में भी हम विकसित देशों में जाने जाते। तो सिंधु सभ्यता में बहुत कुछ छुपा हुआ था, जो कि विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, इतिहासविदों ने खोज निकाला। और साथ में ही इतनी बड़ी सभ्यता जो कि एक रहस्यमय सभ्यता भी मैं कहूँ, यहाँ पे जो लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जाता। आज भी जो विद्वान है, इतिहासविद, उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वो समझ नहीं आती। अगर होता तो बहुत कुछ जानकारी हमें मिलती, किस तरह से इस सभ्यता में महाकुंड जैसे और समझदार सभ्यता थी, नगर नियोजन की व्यवस्थित थी, किस तरह से गलियों की ओर, सड़कों की ओर दरवाजे ना खुलते हुए गलियों की ओर दरवाजे खुलते थे। और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जैसे कि वो लोग खेती करते थे, यूजुअली रबी की फसल लाइक कपास, गेहूँ, ये सब वो करते थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता थी उनसे उनका व्यापार होता था। बैलगाड़ी से वो लोग जाते थे, अर्थात सामान ढोने के लिए वो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। तो ये सभ्यता छात्रों अभी भी खुदाई होती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे वर्तमान मेरठ में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, पंजाब में, राजस्थान में, कालीबंगा में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभ्यता वहाँ थी जहाँ सिंधु नदी बहती थी। और कहा जाता है कि
सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण ये पूरी सभ्यता समाप्त हो गई। तो बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं। कोई कहता है कि विदेश से आक्रमण में ये पूरी सभ्यता समाप्त हो गई है, परंतु इस चीज़ का भी खंडन हुआ है कि किसी भी आक्रमण में कभी भी पूरी चीज़ें समाप्त नहीं होती हैं। कोई कहता है कि सिंधु नदी में भयानक बाढ़ आई, भयानक आपदा के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हो गई है। तो आगे के पार्टों में देखेंगे वास्तव में हुआ क्या था। हिंदी विषय में एक ऐतिहासिक पाठ हम पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आगे आगे हम इसको महत्वपूर्ण प्रश्नावली भी यहाँ पर करेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, पाठ को और अधिक से जानेंगे और अंतिम में मैं आपको एक बार फिर से इस पाठ की समरी बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।